तो सैन डिएगो जाते हुए एक लड़का और एक लड़की जो कि आपस में भाई बहन थे, उन्हें रास्ते में मौजूद एक फील्ड में से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनसे मदद मांग रहा था। उस बच्चे के हिसाब से उस टॉल ग्रास के फील्ड के बीच में एक पत्थर मौजूद था जो कि फील्ड के अंदर आने वाले लोगों को ऐसे टाइम लूप में बांध लेता था जहां पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो भाई और बहन इस बच्चे की मदद कैसे करेंगे, और अगर वो उस खेत के अंदर चले गए तो वो लोग वहाँ से खुद भी वापस कैसे आएंगे, और वो पत्थर क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा हमको इस कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गाड़ी को दिखाते हुए जिसमें कार्ल और बेकी नाम के दो कजिन्स बैठे हुए थे। बेकी अभी के लिए प्रेग्नेंट थी और क्योंकि कार्ल गाड़ी को थोड़ा सा तेज चला रहा था इसीलिए बेकी को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो दोनों किसी बहुत जरूरी काम से सैन डिएगो शहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बेकी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है वैसे ही वो कार्ल से गाड़ी को साइड में लगाने को बोलती है। कार्ल ने भी तब गाड़ी को कुछ झाड़ियों के पास रोक दिया था ताकि आराम से बेकी थोड़ी सी फ्रेश एयर भी ले सके। बेकी के वॉमिटिंग करने के बाद कार्ल बेकी को बोलता है कि एक बार उसे अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो सैन डिएगो में पहुंच गए तो वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। अब वैसे बेकी का डिसीजन क्या है इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। यार अभी के लिए वो इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें पास में मौजूद घास में से टॉबिन नाम के एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनसे मदद मांग रहा था। टॉबिन उन्हें बताता है कि वो काफी समय से उन लंबी घासों में फंसा हुआ है और शायद उन लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। बेकी और कार्ल दोनों ही टॉबिन की मदद करने के लिए घास के अंदर जाने वाले थे कि तभी अचानक से उन्हें टॉबिन की माँ की आवाज भी आती है जो कि टॉबिन को मदद मांगने से मना करती है और साथ ही वो बेकी और कार्ल को भी अंदर आने से मना करती है। लेकिन कार्ल और बेकी टॉबिन की मदद करना चाहते थे, इसीलिए कार्ल अपनी गाड़ी को पास में मौजूद चर्च के पास खड़ा कराता है और बेकी भी उस समय पर उन झाड़ियों के पास ही खड़ी थी। तब वो दोनों ही मजे में टॉबिन को आवाज लगाते हुए घास के अंदर आने लगती हैं। उस दौरान पर बेकी ने अपने फोन को भी निकाल लिया था और 911 को डायल कर दिया था। और जैसे ही वो घास के अंदर घुसती है तो अचानक से ही वो कार्ल से अलग हो जाती है और उसके फोन में सिग्नल आना भी बंद हो जाते हैं। कार्ल और बेकी को अब एक दूसरे की आवाज आ तो रही थी मगर वो ना तो घास से बाहर निकल पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देख पा रहे थे। उस समय पर हम लोग कार्ल को भी देखते हैं जो कि खुद भी उन बड़ी बड़ी घासों में खो गया था और चिल्ला चिल्ला कर वो बेकी और टॉबिन का नाम बुला रहा था। उसे उन दोनों की आवाजें आ तो रही थी पर जब भी वो उनकी आवाजों के नजदीक जाने की कोशिश करता था तो उस जगह पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता था। तब बेकी कार्ल को उसके फोन से 911 डायल करने को बोलती है पर कार्ल ने तो अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तब कार्ल और बेकी दोनों ही इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब जैसे ही कार्ल को टॉबिन की आवाज आती है तो वो टॉबिन से उसी जगह पर उसे रुकने के लिए बोलता है जहाँ पर टॉबिन खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ हम लोग बेकी को देखते हैं जो कि उन घासों में चलते चलते एक कीचड़ वाले इलाके में पहुंच गई थी जहाँ पर वैसे ही बड़ी बड़ी घास तो उगी हुई थी और जमीन पर दलदली कीचड़ मौजूद था। कार्ल काफी समय से टॉबिन को ढूंढता रहता है पर टॉबिन तो उसे कहीं पर मिलता ही नहीं है, इसीलिए कार्ल अब बेकी की आवाज का पीछा करने का डिसाइड करता है। पर जब वो बेकी से बात करते हुए उसकी आवाज का पीछा कर रहा था तभी अचानक से कार्ल को बेकी की आवाज उसके चारों तरफ से अलग अलग जगह से आने लगती है और इस बात का तो मतलब साफ था कि वो एक दूसरे की आवाज का पीछा करके तो एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं सकते। तब बेकी उसे सजेस्ट करती है कि शायद उन्हें अपने दोनों हाथ ऊपर करके बहुत जोर से छलांग मारनी चाहिए जिससे वो दोनों कुछ सेकंड के लिए घास से ऊपर पहुंच जाएंगे और एक दूसरे को देख भी पाएंगे। उनका ये आइडिया वर्क करता है। पहली बार में तो उन लोगों ने एक दूसरे को देख लिया था पर जैसे ही वो लोग दूसरी छलांग को मारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे और इस बात का ये मतलब हो सकता था कि ये जगह सच में काफी ज्यादा रहस्यमयी है जो कि एक बहुत खतरनाक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। कार्ल इस बात से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डरते हुए उन्हीं घासों में भागने लगता है। तब धोखे से पैर स्लिप होने के कारण वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया था और तभी उसकी नजर एक कुत्ते की लाश पर पड़ती है जिसको देखने के बाद वो और ज्यादा डर जाता है।
बैकी और कार्ल को अभी भी एक दूसरे की आवाज तो आ ही रही थी, इसीलिए बैकी अभी कार्ल को सजेस्ट करती है कि वो टॉबिन के बारे में भूल जाए और जल्दी से रूट की तरफ जाए ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। पर रात तक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और रात के समय में अब बैकी के पेट में भी दर्द होने लग गया था। वो वहाँ पर बेहोश होने की हालत में थी ही कि तभी अचानक से उसके सामने रॉस नाम का एक आदमी आता है जो कि असल में टॉबिन का फादर था और वो काफी महीनों से अपनी बीवी नेटली और साथ ही अपने बेटे टॉबिन को उन घास में ढूंढ रहा था। बैकी अब रॉस के साथ ही उन झाड़ियों में भटकने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग कार्ल को देखते हैं जो कि खुद भी अभी काफी ज्यादा परेशान था कि तभी अचानक से उसके सामने टॉबिन आ जाता है जो उसे बताता है कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ चर्च में आया था, पर जब वो चर्च से बाहर निकलकर इन घासों के पास आया तो उसे उसमें से एक आदमी की आवाज आई। उस आदमी की मदद करने के लिए टॉबिन अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा और साथ ही उसका डॉग भी अंदर आ गए, जिसके बाद से ही वो लोग बिछड़ गए थे और उन्हें खुद को भी याद नहीं था कि वो लोग कितने महीने से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। कार्ल के तो ये सब सुनने के बाद वैसे ही होश उड़ चुके थे कि तभी अचानक से टॉबिन उसको बताता है कि जल्दी ही बैकी मरने वाली है। ये बात टॉबिन को वहाँ पर मौजूद घास ने बताई थी और घास को ये बात वहाँ पर मौजूद एक पत्थर ने बताई थी जिसको घास के अंदर होने वाले हर एक इंसान के बारे में सब कुछ पता था। ये सुनकर तो कार्ल का दिमाग और ज्यादा काम करना बंद कर देता है, पर टॉबिन तब उसे उस पत्थर के पास लेकर जाता है जो कि उस घास के बीचों बीच मौजूद था। अब जहाँ ये लोग एक तरफ पत्थर के पास पहुँच गए थे, वहीं बैकी और रोज अभी भी झाड़ियों में भटक रहे थे। उस समय पर हम लोग बैकी की बातों से जान पाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है क्योंकि वो किसी भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठाना चाहता और इसीलिए बैकी कार्ल के साथ सैंटियागो में जा रही थी ताकि वो उस बच्चे का कुछ कर सके। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बैकी की नजर वहाँ पर पड़े काफी सारे सामान पर पड़ती है जो कि शायद उन लोगों का था जो पहले यहाँ पर खो गए थे। और उस दौरान बैकी के सामने से रॉस गायब हो गया था। वो इधर उधर रॉस को ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से कोई उसे झाड़ियों में खींच लेता है। वहीं कार्ल अभी टॉबिन के साथ उस पत्थर के पास खड़ा उस पत्थर को देख रहा होता है जिसमें से कुछ अजीब से रेडिएशंस निकल रहे थे। टॉबिन अचानक से उस पत्थर को अपने बाप का माल समझकर टच करता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको अपने हाथों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई थी और अब वो कार्ल को भी वो झंझनाहट महसूस करवाना चाहता था। कार्ल आश्चर्यचकित होकर टॉबिन के कहने पर उस पत्थर को टच करने वाला होता है कि तभी अचानक से उसे बैकी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो बैकी को बचाने के लिए झाड़ियों में भाग जाता है। तब टॉबिन कार्ल को चिल्लाकर पीछे से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि बैकी की जान को नहीं बचाया जा सकता। कहानी यहाँ से सीधा अगले दिन पर आती है जहाँ पर हम लोग ट्रेविस नाम के एक और लड़के को देखते हैं जो कि उसी रोड पर चलते हुए उन्हीं झाड़ियों के पास आ गया था। ट्रेविस कोई और नहीं बल्कि बैकी का बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसके गायब हो जाने की वजह से इतना ज्यादा परेशान था कि वो कार्ल और बैकी को खुद ही ढूंढने के लिए निकला था। उन दोनों को ढूंढते हुए वो उस वीरान पड़े चर्च के पास आ जाता है जहाँ पर और भी काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी जिन पर जंग लगा हुआ था। मतलब कि कहा जा सकता था कि शायद टॉबिन की फैमिली से पहले भी उन घासों के अंदर काफी सारे लोग गए होंगे, जिसका रीजन भी साफ ही होगा कि उन लोगों को भी झाड़ियों के अंदर से किसी की मदद की पुकार आई थी। फिर जब काफी देर ढूंढने के बाद भी ट्रेविस को कार्ल और बैकी नहीं मिलते तो वो इस बात को समझ जाता है कि हो ना हो वो दोनों जरूरी उन घास के अंदर गए होंगे। ट्रेविस के मन को रह रहकर यही बात खा रही थी कि शायद उसे बैकी को अपने पास से नहीं जाने देना था, और क्योंकि अब उसे इस बात का अंदाजा तो लग ही चुका होता है कि बैकी और कार्ल उन घास में गए होंगे, इसीलिए वो भी अब समय बर्बाद नहीं करता और चला जाता है सीधा उन झाड़ियों के अंदर। लेकिन अंदर जाने के कुछ समय बाद उसे एहसास हो जाता है कि शायद उसने यहाँ पर आकर अपनी सबसे बड़ी गलती करी है। ट्रेविस को भी लाख ढूंढने के बावजूद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो परेशान होकर वहीं पर लेट जाता है। आसमान में चांद की धीमी रोशनी छा चुकी थी
जमीन पर लेटा ट्रेविस अभी बेकी की फोटो को देख रहा होता है। वो उसके मन में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि शायद उसे बेकी को रोक लेना चाहिए था। उतने में टॉबिन झाड़ियों से निकलकर ट्रेविस को धप्पा करता है और उसे बताता है कि वो लोग पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं और ट्रेविस टॉबिन को अच्छे से जानता है। टॉबिन ट्रेविस को बताता है कि वो लोग घास में खो गए हैं और यहाँ पर से बाहर निकलना समंदर को लोटे से खाली करने के बराबर है। तो ट्रेविस को पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब वो टॉबिन के कहने पर ध्यान से सुनता है तो उसे उन लोगों की आवाजें आती हैं जो कि बहुत पहले उस जगह पर खो गए थे, पर अभी तक भी उन लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। टॉबिन ट्रेविस को ये बात भी बताता है कि वो बेकी को जानता है और वो ट्रेविस को बेकी के पास लेकर जा सकता है। तब टॉबिन को फॉलो करते हुए ट्रेविस वहाँ से एक लाश के पास पहुँच गया था जो बेकी की थी। इस बात का तो मतलब यही था कि जिस भी इंसान ने बेकी को झाड़ियों में खींचा था उसने उसे जान से मार दिया। उसकी बॉडी को देखने के बाद ट्रेविस जोर जोर से रोने लगता है। टॉबिन खुद भी वहाँ से अब गायब हो गया था। सुबह के समय पर ट्रेविस बेकी की बॉडी से उसका लॉकेट ले लेता है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो जोर जोर से टॉबिन को बुला रहा था पर टॉबिन तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसी दौरान हम लोग चर्च के पास एक गाड़ी को रुकता हुआ देखते हैं और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस गाड़ी के अंदर टॉबिन और उसकी फैमिली बैठी हुई थी और इस बात का मतलब साफ था कि ट्रेविस सोया तो बेशक सिर्फ फ्यूचर के टाइम पर था पर वो उठा पास्ट के टाइम पर था। वो ये सब हुआ था उन झाड़ियों की वजह से जिनके अंदर ट्रेविस खो गया था। झाड़ियों से आ रही ट्रेविस की आवाज को सुनकर टॉबिन झाड़ियों के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ट्रेविस को इस बात का एहसास होता है कि टॉबिन अब तक झाड़ियों के बाहर निकल चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ अंदर आने वाला है तो वो उसे अंदर आने से मना करता है। पर तब तक टॉबिन का कुत्ता उन झाड़ियों के अंदर चला गया था जिसके पीछे पहले टॉबिन खुद जाता है। उसके बाद नेटली टॉबिन को ढूंढने के लिए जाती है और बाद में रॉस को भी उन तीनों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद टॉबिन की पूरी फैमिली एक दूसरे से अलग हो गई थी और बेचारा ट्रेविस, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि वो धोखे से पास्ट के टाइमलाइन में आ गया है और उसकी वजह से ही टॉबिन उन झाड़ियों में आया था। टॉबिन और उसकी फैमिली को एक दूसरे की आवाज तो आ रही थी और वो लोग भी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। ट्रेविस भी उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है और वो भी उन लोगों को नहीं ढूंढ पाता। फिर उस रात हम लोग रॉस को देखते हैं जो कि उस पत्थर के पास आ गया था और आज रात वो उस पत्थर के पास ही सोने वाला था। अब सबसे अजीब चीज तो अगले दिन होती है क्योंकि अगले दिन से सारी चीजें रिपीट होना चालू हो गई थी। बेकी और कार्ल की गाड़ी अचानक से उन झाड़ियों के पास आकर रुकती है और बेकी को टॉबिन के चिल्लाने की आवाज झाड़ियों में से आती है। उसकी आवाज सुनने के बाद वो लोग टॉबिन को बचाने फिर से झाड़ियों के अंदर चले गए थे, पर इस बार जब वो लोग अलग होते हैं तो वो लोग नर्सरी राइम्स को गाने लगते हैं ताकि वो आसानी से एक दूसरे को ढूंढ सके। ट्रेविस ने भी बेकी की आवाज सुन ली थी और वो बेकी को अपने पास बुलाने लग गया था। तब बेकी और कार्ल काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि ट्रेविस उनसे पहले इस जगह पर कैसे पहुंच गया। वो तीनों एक दूसरे को झाड़ियों में काफी ज्यादा ढूंढ तो रहे थे और झाड़ियों में वो एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। तभी अचानक से टॉबिन जोर से चिल्लाता है और वो जोर से इसीलिए चिल्लाया था क्योंकि बेचारे को अपने डॉग की डेड बॉडी उन्हीं झाड़ियों के बीच में मिली थी। तब ट्रेविस को सोचते हुए टॉबिन से उसकी डॉग के पास रहने को बोलता है और वो कार्ल और बेकी को ट्रेविस की आवाज का पीछा करने को बोलता है। फिर ट्रेविस का ये प्लान सच में काम कर जाता है और वो लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ पर अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। ट्रेविस ने यहाँ पर आने के बाद एक और बहुत अजीब सी चीज नोटिस करी थी कि अगर इन झाड़ियों की मिट्टी पर कोई भी चीज मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वो सॉइल बिल्कुल भी मूव नहीं करती और ना ही वो चीज जमीन के अंदर धंसती है। शायद ऐसे ही किसी तरीके की मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। यहाँ तक कहानी थोड़ी सी नॉर्मल चल रही होती है और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। असल में ट्रेविस एकदम से बेकी का पीछा करते हुए नहीं आया था, बल्कि वो बेकी का पीछा पूरे 2 महीने बाद करने आया था। इसका मतलब साफ था कि बेकी बेशक से एक दिन के लिए कार्ल के साथ इन झाड़ियों में खोई थी, पर असल दुनिया के हिसाब से वो एक दिन 2 महीने के बराबर था।
ये सुनने के बाद तो कॉल और बैकी दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना कि अगर इन कैरेक्टर्स की जगह आप लोग इन झाड़ियों में फंसे होते तो वहाँ से बाहर कैसे आते, क्योंकि अब तक हम कहानी में टाइम लूप, टाइम ट्रेवल और भी काफी अजीबोगरीब सी चीजें देख चुके हैं जो नॉर्मल इंसान को आसानी से समझ नहीं आती। काश यार ये जगह अर्थ पर मौजूद होती। ज्यादातर पॉलिटिशियंस को मैं इसी जगह पर छोड़ देता। फिर अभी के लिए ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर बिठाता है और उससे बोलता है कि वो सामने से किसी ऐसी जगह को देखकर बताए जिसकी तरफ चल के वो लोग इन झाड़ियों से बाहर निकल सके। टोबिन भी तब दूर दिख रहे चर्च के बारे में बताता है और ट्रेविस उसकी बातों को फॉलो करते हुए चर्च की डायरेक्शन में जाने लगता है। वो लोग उस रास्ते पर बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से बैकी के फोन पर एक औरत का कॉल आता है जो कि रोते हुए चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि किसी भी हालत में कॉल को ट्रेविस को नुकसान मत पहुंचाने देना, नहीं तो तुम वही गलती कर दोगे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कॉल कटने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो औरत कौन थी और वो कौन सी गलती के बारे में बात कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेचारा कार्ल ट्रेविस को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। पर अभी वो लोग इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बैकी को अजीब विजन्स आने लग गए थे और वो बेहोश हो गई थी। उतने में ही उन लोगों के सामने रॉस भी आ जाता है जो कि बैकी की मदद करने लग गया था। रॉस तब उन्हें ये बात भी बताता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, जिसको सुनकर सब काफी ज्यादा खुश थे। पर इस बार जब ट्रेविस टोबिन को अपने कंधे पर बिठाता है तो यहाँ पर टोबिन को अपने सामने वो चर्च कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। दैट मीन्स कि इस बार भी उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी और या तो वो टाइम ट्रेवल करके किसी और ही जगह पर आ गए थे, क्योंकि उन लोगों के पास रॉस के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए वो लोग रॉस के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रॉस उन्हें अपने साथ उन झाड़ियों के बीच में मौजूद पत्थर के पास ले आया था और जैसे ही वो पत्थर को टच करता है वैसे ही वो अजीबोगरीब सी फालतू बातें करने लगता है। उसके हिसाब से अगर वो लोग पत्थर को टच करते तो उन लोगों को एक रियल नॉलेज मिलती और यहाँ से बाहर जाने के रास्ते के बारे में भी पता चलता। अब बाकी सब भी ऐसा करने ही वाले होते हैं कि अचानक से झाड़ियों के बीच से नेटली बाहर आती है और टोबिन को हक करने के बाद बताती है कि उन्हें रॉस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। उसने कुछ समय पहले टोबिन की डेड बॉडी को देखा था और उसे ये बात भी पता चली थी कि ये जगह इन लोगों के दिमाग के साथ भी खेलती है। तब सब लोग नेटली की बात को मान जाते हैं और रॉस की बात को नहीं सुनते। रॉस तब जबरदस्ती उन लोगों को वो पत्थर छुआना चाहता था, इसीलिए सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर रॉस को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने ही नेटली को बहुत बेरहमी के साथ जान से मार देता है और बाकी सबको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पर वो तो किस्मत अच्छी थी कि ट्रेविस पहले ही सभी को लेकर झाड़ियों में चला गया था, जिससे रॉस अब उन्हें नहीं ढूंढ पाता। तभी ट्रेविस के सामने एक कुत्ता आता है जो कि उन्हें अपने पीछे गाइड करते करते एक पुराने से घर के पास ले आया था। उस घर में जाकर जब वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं उन्हें समझ आता है कि यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं, वैसे ही उन लोगों की जिंदगी भी हो गई है। जैसे बड़ी घासों को काटने के बाद जब वो जमीन पर गिरती है तो वो अपने ही जैसी एक और बड़ी घास बना देती है, तो उनकी जिंदगी भी यहाँ पर खत्म होने के बाद एक बार फिर से शुरू होती है और ये लोग एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। वो लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस घर की छत पर जाते हैं और वहाँ से नोटिस करते हैं कि नीचे टोबिन का कुत्ता मौजूद है, जो कि एक होल के अंदर जाता है और सीधा बाहर मौजूद सड़क पर निकल जाता है। इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक वही रास्ता था और इन लोगों को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना था। इवन उतने में वहाँ पर रॉस भी आ गया था जो कि उन लोगों को जान से मारना चाहता था, और क्योंकि अब घर से नीचे जाने का कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए वो लोग उस घर की छत से नीचे कूद जाते हैं। बैकी और टोबिन तो किसी तरह से नीचे कूद गए थे, पर जब कार्ल और ट्रेविस नीचे कूदने वाले होते हैं तभी अचानक से कार्ल को अजीब सी आवाजें आती हैं और वो ट्रेविस को नीचे धक्का दे देता है, जिससे मौके पर ही ट्रेविस की मौत हो गई थी। फिर जब कार्ल नीचे आता है तो बैकी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अकेले ही उन घासों के अंदर चली जाती है। तब कार्ल भी उसके पीछे आ रहा था और बैकी उसके पास से गायब हो गई थी। उतने में ही पीछे से रॉस आ जाता है और वो कार्ल को पकड़कर उसे जान से मारने लगता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जहाँ पर रॉस कार्ल को मारने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर ऑलरेडी कार्ल की काफी सारी डेड बॉडी पड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि इस जगह पर पहले भी काफी सारे कार्ल आ चुके हैं।
जिन लोगों को रॉस ने ही टाइम लूप में होने की वजह से जान से मारा होगा। और अब कार्ल को जान से मारने के बाद रॉस सीधा बैकी का पीछा करना चालू कर देता है और वो बैकी को भी मारने की कोशिश करने लगता है, पर बैकी जैसे तैसे उसको धक्का देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो भागते हुए फिर से झाड़ियों के बीच में आ गई थी और यहाँ पर अब बहुत ज्यादा ही अजीब चीज होती है कि वहाँ पर मौजूद झाड़ियाँ हिलने लग गई थी और उन झाड़ियों में रहने वाले ग्रासमैन बैकी के सामने आ गए थे। ग्रासमैन असल में उन्हीं झाड़ियों के बीच में रहने वाले कुछ अजीब से क्रीचर थे जो बैकी को अपने कंधों पर उठाते हैं और उसे कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसी रॉक के पास लेकर जाने लगते हैं जो कि इस फील्ड के बीचों बीच था। उन लोगों ने बैकी को पत्थर के पास लेटा दिया था और झाड़ियों में छुपकर वो अजीब सी चैंटिंग्स कर रहे थे। बैकी तब डरते हुए अपने फोन की मदद से खुद के नंबर पर ही फोन करती है और सबको वार्न करती है कि उन्हें किसी भी हालत में कार्ल को ट्रेविस को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। और आपको याद होगा कि बैकी को पहले कॉल आया था जिसमें भी उसे सेम चीज बोली गई थी और इसका मतलब कि बैकी ने खुद ही खुद को फोन करा था ताकि वो अपनी टीम को वार्न कर सके। तभी अचानक से बैकी के सामने मौजूद पत्थर जमीन के अंदर घुस जाता है और बैकी उसके नीचे काफी सारे हाथ को देखती है जो बैकी को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। बैकी तो ये सब देखने के बाद बेहोश हो गई थी और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने कार्ल को देखती है जिसने उसके बच्चे को उसके वॉर्म से बाहर निकाल लिया था और वो अभी बैकी को कुछ खिला रहा था। पर अचानक से कार्ल अब रॉस में बदल जाता है और ये असल में रॉस ही था जिसने टैबी के वॉर्म से उसके बच्चे को निकाल लिया था और वो अभी बैकी को जान से मारने वाला था। रॉबिन भी उस जगह पर डरा और सहमा हुआ खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर बैकी को बताता है कि रॉस उन्हें जान से बार बार मारेगा क्योंकि पत्थर को छूने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो गया है और उसे इस जगह के बारे में अजीबोगरीब चीजें पता चली हैं। रॉस वहाँ पर बैकी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी बैकी पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारती है और इस बात की वजह से रॉस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बैकी को एक ही बार में मार देता है। रॉस ने अब रॉबिन को भी पकड़ लिया था और वो चाहता था कि रॉबिन जबरदस्ती उस पत्थर को छुए। रॉस जबरदस्ती रॉबिन को उस पत्थर को छुआने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से पीछे से ट्रेविस आकर रॉस के सर पर मारता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ट्रेविस मरा नहीं था और वो बस बिल्डिंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। बैकी की हालत देखकर ट्रेविस को इतना गुस्सा आया था कि उसने रॉस को जान से मार दिया था, पर क्योंकि अब वो खुद भी जानना चाहता था कि पत्थर को छूने के बाद क्या होता है तो इसीलिए वो खुद ही पत्थर को छूता है। पत्थर से निकल रही रेडिएशन उसको पूरी तरह से पागल कर रही थी और उससे लग रहा था जैसे कभी वो लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ट्रेविस रॉस जैसा नहीं था, वो जैसे तैसे खुद को काबू करता है और अपने होश में आता है। उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि वो लोग ऐसे तो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते और अगर उन्हें सब कुछ सही करना है तो उन्हें इस टाइम लूप को ही तोड़ना पड़ेगा। ट्रेविस सब कुछ सोचते हुए रॉबिन को अपने साथ उस गड्ढे के पास लेकर जाता है जिसमें से उसका डॉग निकलकर रोड पर पहुंच गया था। ट्रेविस का साइज बड़ा होने की वजह से वो तो उस गड्ढे से बाहर नहीं जा सकता था और वो रॉबिन को सजेस्ट करता है कि रॉबिन उस गड्ढे से बाहर जाए और किसी तरह से इस टाइम लूप को तोड़ दे क्योंकि अगले दिन वहाँ पर फिर से बैकी और कार्ल की गाड़ी आने वाली थी। रॉबिन भी इस बात को समझ गया था और ट्रेविस से उसने बैकी का वो नेकलेस भी ले लिया था जो कि ट्रेविस ने बैकी की एक डेड बॉडी से लिया था। रॉबिन थोड़ी देर चलते चलते अचानक से उस चर्च के अंदर पहुंच जाता है जिसके पास काफी सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई थी। फिर जब वो बाहर जाता है तो उसे वहां पर बैकी और कार्ल की गाड़ी भी दिखाई दे जाती है जिसके अंदर बैठी कार्ल और बैकी अभी बातें कर रहे थे। अचानक से उन लोगों को झाड़ियों के अंदर से रॉबिन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग इस बार भी झाड़ियों में जाने वाले होते हैं कि उनके जाने से पहले हमारा प्रेजेंट वाला रॉबिन उस लॉकेट को लेकर बैकी के पास जाता है और उसे बता देता है कि ट्रेविस ने उसे भेजा है। अब बैकी और कार्ल को किसी भी हालत में उन झाड़ियों के अंदर नहीं जाना। बैकी और कार्ल को इस बारे में समझ तो नहीं आता कि रॉबिन वहाँ पर कैसे आया और वो ट्रेविस को कैसे जानता है, पर क्योंकि उसके पास बैकी का लॉकेट था इसीलिए बैकी और कार्ल उसकी बात को मान लेते हैं और चुपचाप वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। बैकी भी तब गाड़ी में बैठकर अपने डिसीजन को चेंज करने का फैसला करती है और हम लोग जान पाते हैं कि बैकी असल में सैन डिएगो इसीलिए जा रही थी क्योंकि वो खुद भी ट्रेविस के बिना अपने बच्चे को नहीं पालना चाहती थी
और सैन डिएगो में जाने के बाद वो अपने बच्चे को किसी और फैमिली को दे देती। और क्योंकि अब उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो अब हम लोग ट्रेविस को देखते हैं जो कि खुद भी झाड़ियों के बीच में लेटा बैकी की बातों को सुनकर खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ ये टाइम लूप भी टूट जाता है। और जाहिर सी बात है कि अब अगर टाइम लूप टूट गया था तो आगे चलकर कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि सबसे पहले उन झाड़ियों के अंदर बैकी और कार्ल ही गए थे, जिसके बाद ही वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए ट्रेविस आया और वहाँ पर फंस गया। और ट्रेविस की ही आवाज सुनकर वहाँ पर टॉबिन और उसकी फैमिली आई थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। और क्योंकि लूप टूट चुका है तो कहानी भी खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।